brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के सात सच आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख सच तो ये है कि महाविकास आघाड़ी को अगर सत्ता में आना है तो किसी भी कीमत पर 145 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसको क्रॉस करना ही होगा। बीजेपी के साथ, महायुति के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर वो बहुमत नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो भी चलेगा, बशर्ते त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो। अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो स्वाभाविक है कि 2 दिन में नई सरकार नहीं बनने वाली। यानी 23 तारीख की शाम तक नतीजा आएगा, 24 और 25 2 दिन होंगे और 25 की रात 12 बजे तक अगर सरकार नहीं बनी तो 26 तारीख से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में कमान होगी और बहुत मौका दिया जाएगा पार्टियों को, महाविकास आघाड़ी के धड़ों को, छोटी पार्टियों को, निर्दलियों को, बागियों को, जीतने वाले निर्दलीय, जीतने वाले बागियों को, कि वो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वाली स्थिति चले जाए, यानी महायुति की सरकार बन जाए। ये एक कड़वा सच है इस महाराष्ट्र के चुनाव का। एक दूसरा सच है कि महागठबंधन दोनों तरफ है। महायुति भी प्रयास कर रही है कि कम से कम झगड़े में मामला निपट जाए सीट शेयरिंग का, और महाविकास आघाड़ी भी यही कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों गठबंधन जानते हैं कि सारी पार्टियों को संतुष्ट करना और सारी पार्टियों के सारे उम्मीदवारों को संतुष्ट करना असंभव है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में आपको भगदड़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ से वहाँ जा रहा है, किसी को कोई पार्टी तोड़ रही है, किसी को कोई पार्टी तोड़ रही है। ऐन वक्त पर भी उम्मीदवारों के चेहरे, नाम बदले जा रहे हैं। ये सारा मंजर आपके सामने आ सकता है। इसी से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी चाहती है कि 2 गठबंधनों के बीच चुनाव नहीं रहे, त्रिकोणीय हो जाए। यानी तीसरा एक बड़ा विजय फैक्टर के रूप में या तो छोटी पार्टियों का गठबंधन हो जाए या निर्दलीय बागियों का कोई संख्या हो जाए, उससे बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर पिछले विधानसभा चुनाव में 29 सीटें या तो निर्दलीय या छोटी पार्टियों ने जीती थी। इस बार इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। पिछली बार 30 ऐसी सीटें थी जो 5000 से कम अंतर से हारी जीती गई थी। इस बार चूंकि एक-एक वोट का, एक-एक बूथ का सवाल है, तो ऐसे में इन सीटों की संख्या अगर दुगनी हो जाए, यानी 60 सीटें भी हो जाएं, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 60 और 30-40 निर्दलीय बागी 100 सीटें ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी होंगी। और ये 100 सीटें कौन सी होंगी, इसका अंदाज़ा आज की तारीख में लगाना लगभग असंभव है। लगभग शब्द हटा दी जाए, असंभव है। इसीलिए कोई कुछ प्रेडिक्ट आज की तारीख में करके नहीं चल सकता है। तो बूथ मैनेजमेंट जिसका पक्का होगा उसकी चांसेस ज़्यादा होंगी। चौथा सच ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि हरियाणा की तरह या लोकसभा का चुनाव की तरह वोट कितना बढ़ता है। यानी 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो शाम को जो वोट परसेंटेज के आंकड़े सामने आएंगे वो 24 तारीख को बढ़कर कितने होते हैं, 21 तारीख को बढ़कर कितने होते हैं, 22 तारीख को बढ़कर कितने होते हैं, और 23 तारीख की सुबह जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो वोट प्रतिशत कितना बढ़ जाता है, उसके हिसाब से चुनाव का नतीजा आप खुद ही तय कर पाएंगे। पांचवा सच ये है कि मामू फैक्टर मुंबई में चलने वाला है। मुंबई में कुल मिलाकर 36 सीटें हैं। शिवसेना आमतौर पर अच्छा करती रही है जब वो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती रही है। अब 2 फाड़ हो गए हैं। लोकसभा के अंदर भी उद्धव ठाकरे ने अच्छी खासी सफलता हासिल की थी, वो भी मामू फैक्टर था। मामू यानी मराठा प्लस मुसलमान। मराठे प्लस मुसलमान या तो एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाते रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ भी मामू फैक्टर काम किया था लोकसभा में,
और यही एक बड़ा ग्लू है जिसने उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से जोड़कर रखा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई में 36 विधानसभा सीटें आती हैं और मुंबई की ज़्यादा सीटें जिसके हाथ में आएंगी, मानकर चलिए कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जब होगा तो वहाँ पर उसी पार्टी की महानगर पालिका पर कब्जा करने की गुंजाइश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। छठा फैक्टर है, मुद्दे की बात है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दोनों गठबंधन के अलग अलग साथी अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे मराठी अस्मिता की बात उद्धव ठाकरे करेंगे, कांग्रेस एकनाथ शिंदे सरकार के भ्रष्टाचार को घेरे में लेगी, शरद पवार दोनों के बीच में सामंजस्य उठाते हुए गाँव की, किसानों की और आम आदमी की तकलीफ़ों को उठाने की बात करेंगे। जातीय जनगणना का मुद्दा भी होगा, गुजरातियों का बढ़ता प्रभाव भी मुद्दा होगा, महाराष्ट्र से उद्योगों का स्थानांतरित होना गुजरात, ये भी मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार, आर्थिक स्थिति खराब होना, ये तमाम मुद्दे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठाए जाएंगे। और महायुति ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही ली है। लाड़की बहना योजना, लाड़का भाई योजना, तमाम तरह की योजनाओं में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ियाँ बांटी जा चुकी हैं। इसका कितना असर होता है, फिर वो शिंदे और अजीत पवार ये मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण की बात कर सकते हैं, लेकिन मराठे अपने आप को ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं। इससे ओबीसी वर्ग नाराज़ है, तो ओबीसी वर्ग को लुभाने का काम बीजेपी कर सकती है। धनगढ़ अपने आप को एसटी में शामिल करने वाली बात सामने आई है, तो एसटी वर्ग नाराज़ है, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी, तो बीजेपी ओबीसी और आदिवासियों के कुछ अलग पैठ करने की कोशिश कर सकती है। कितना कामयाब होगी, कितना कामयाब नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सातवां सच ये है, सातवां सच उस स्थिति में लागू होगा जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है और त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़कर, तोड़कर, पीठ में खंजर भोंककर बीजेपी के साथ आ सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कल को वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीजेपी की पीठ पर खंजर भोंककर, बीजेपी को दगा देकर वो किसी दूसरे गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। भले ही वहाँ मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल जाए। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, शरद पवार और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है और दोनों मिलकर अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और अजीत पवार को बाहर से समर्थन देने के लिए एक तरह से मजबूर कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे का भी साथ मिल सकता है। यानी कोई भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो आप सोच लीजिए, जो आपके दिमाग में आ रहा हो, वो हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और बाहर से उनको समर्थन लेने की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए शरद पवार से, तो क्या ये भी कॉम्बिनेशन चलेगा क्या? चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, और जहाँ नैतिकता का कोई मतलब नहीं रह गया तो वहाँ इस तरह की बातें करना बेमाने है। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है। ये उस स्थिति में है जब किसी पार्टी को बहुमत अपने आधार पर नहीं मिलता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।